नाउ क्वेश्चन 23 देखिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स बता दीजिए जिनमें ये जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम चेक करते हैं कि कैसे फंक्शन पर हम चेक करते हैं किस पर ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो एफ डैश एक्स है वो हमारे पास आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया x माइनस 3। 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x हम इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो x स्क्वायर 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा। x स्क्वायर 0 तो x भी 0 और x की वैल्यू 3 आ गई। हमारे पास यहाँ पे दो क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं, एक 0 एक 3। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज 0,3, ये दो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू लेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स का हम साइन चेक करेंगे कि जब जो x है वो 0 से छोटा होगा। देखो 4 तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव रहेगा, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एफ डैश एक्स के बाहर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। और 0 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव, यानी यहाँ माइनस का 0.1 आ गया तो ये नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, यानी ओवरऑल हो गई नेगेटिव। सो लेस देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां तक? 0 से छोटी सभी वैल्यूज पर, यानी इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 इस इंटरवल के अंदर। अब 0 से और 3 के बीच में हम चेक करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो यहां पे क्या हो गया? तो हमारे पास f डैश x जो है 3 से छोटी वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है, और 3 से छोटी वैल्यू 2.9 लोगे तो यहां से माइनस का 0.1 आ जाएगा, यानी ये हो गया नेगेटिव। तो ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही है, यानी कि लेस देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां तक? 0 से और 3 के बीच में। एंड अब 3 से बड़ी वैल्यूज पर चेक करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो यहां पे आप लिखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या होगा? एफ डैश एक्स 3 से बड़ी वैल्यू पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। सो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां तक? इन 0 टू 3 टू इंफिनिटी, 3 से बड़ी सभी वैल्यूज पर। अब क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली वैल्यूज पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे? दो इंटरवल्स में आया था, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 3, इन दोनों में।
इन दोनों में जो फंक्शन है वो क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। हमने दोनों आपको निकाल के बता दिए कि आपको इंक्रीजिंग पूछे तो इंक्रीजिंग बता दो और डिक्रीजिंग पूछे तो डिक्रीजिंग भी आप उसे बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें दे रखा है, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 8 सेंटीमीटर। तो आप समझें कि हम मान लेते हैं कि लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए, साइड ऑफ क्यूब हमने मान ली ए, एंड v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा हमारे पास, वो होता है LBH, यानी कि a क्यूब हो जाता है आपका, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं। तो यहां पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे dv ओवर dt आ जाएगा 3a स्क्वायर और a का हो गया dA ओवर dt। यहां पे जो dv ओवर dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वो हमें दे रखा है, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पे आ जाएगा 6 3a स्क्वायर dA ओवर dt, 3 से 2 टाइम्स और इसको इधर ले आओ तो विच इंप्लाइज की जो dA ओवर dt है वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, यानी 2/a स्क्वायर आ गया है। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है, इसको हम फर्दर यूज करेंगे टू इन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सो यहां पे लेट S इज इक्वल टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल 6 फेसेस क्यूब के अंदर होते हैं। हर एक फेस जो है वो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया हो गया 6a स्क्वायर। हमें निकालना है ds ओवर dt, यानी कि 12a और a का हो गया dA ओवर dt। अब जो ये a है ना, वो तो उसने दे दिया था कि व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर, बट ये dA ओवर dt हमारे पास नहीं था। इसके लिए ही उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया था, ताकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड वहां से निकाल पाएं। तो यहां पे हमने रखा 12 इंटू a, दैट इज यहां पे a रहने दें, dA ओवर dt है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे a से एक पावर कैंसिल हो गई, 24, और a है हमारे पास 8, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यहां पे आ रहा है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वॉल्यूम है उसको यूज करके रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड निकालना है, एंड फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड को आपको यूज करना है इन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। आफ्टर दैट क्वेश्चन 25 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 25 इज इंटीग्रेशन से है ये, लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। अब आप यहां देखें तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, एंड यहां पे कोई पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे तो बहुत बड़ी टर्म बनेगी। बट एक सिंपल अजप्शन यहां पे कर सकते हैं आप, एक सिंपल ट्रिक यूज करें कि एक्स स्क्वेयर यहां से कॉमन ले लें। थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट आपको यहां करनी पड़ेगी। आपने जब यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहां बन गया एक्स क्यूब, यहां से 1, और यहां एक्स स्क्वेयर नहीं है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे हम a क्यूब माइनस a में से a कॉमन ले रहे हैं, तो इस a कॉमन ले रहे हैं तो मतलब आप अंदर की हर टर्म को a से डिवाइड कर रहे हो, तो तभी हम कॉमन लेते हैं a स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो कॉमन लेने का ये कंसेप्ट है कि जब हम किसी टर्म को अंदर से कॉमन ले रहे हैं, मतलब अंदर की हर टर्म को हम उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, मतलब यहाँ डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा और यहाँ ये डिवाइड में ही रह जाएगा। इस एक्स क्यूब को हम ऊपर लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 2 अपॉन एक्स क्यूब लिख रहा हूँ मैं इसे,
और यहाँ पे लिख लिया 1/2 और 1 माइनस 1/x। आप पूछें सर ऐसा कैसे किया? आप समझें कि देखिए इस टर्म का तो यहाँ पे ऊपर डिवाइड हो जाएगा और ये टर्म वापस यहीं पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ये 2 भी जो है वो यहीं पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x क्यूब के, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक हमने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज़ की, वो इसलिए ताकि माइनस के 1/x² का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे ऊपर बन जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस अंदर वाली पूरी टर्म को पुट कर रहे हैं, पुटिंग 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू t। तो इसका तो 0 हो गया, और 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x³ dx इज इक्वल टू dt, विच इंप्लाइज कि 2/x³ dx को आप dt लिख सकते हैं। तो यहां तो बच गया 1/2 और यहां पे आ गया 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, यानी 1/2 log, और यहां पे ये टर्म आ जाएगी t के प्लेस पर 1 माइनस 1/x² इज प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/2 log x² माइनस 1/x प्लस c इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। केवल आपको x² यहां से कॉमन लेना है एंड फिर आप इजीली इसका इंटीग्रेशन यहां पे फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए। गिवन दैट y इज इक्वल टू, ये टर्म हमें दे रखी है, हमें dy/dx की वैल्यू यहां पर निकालनी है। आप समझें कि ये जो y हमें दे रखा है वो एक लॉगरिथम फंक्शन है। इस y को हम ऐसा मान सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, और इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे dy/dx क्या आ जाएगा, u का डिफरेंशिएशन du/dx प्लस dv/dx, इसको नाम दे दो सेकंड। अगर मैं du/dx और dv/dx निकाल लूं तो मुझे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, वेयर u इज इक्वल टू साइन x की पावर x इंटू x की पावर साइन x, और v इज इक्वल टू a की पावर x। तो यहां पे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड इन 3, केवल 3 के अंदर। तो यहां पे log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर x इंटू x की पावर साइन x, इस तरीके से आ गया। हम जानते हैं कि log mn जो है वो इक्वल होता है log m प्लस log n के, और जो log m की पावर n है वो होता है n log m के। ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज कर लेंगे। तो log m प्लस n हो जाएगा log साइन x की पावर x प्लस log x की पावर साइन x। अब m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा x log साइन x प्लस साइन x log x, और यहां पर है log u। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए क्या होगा। पहले log का करेंगे तो 1/u, और u का करेंगे तो du/dx। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम, log का करेंगे तो 1/sin x, और sin x का करेंगे तो cos x प्लस, अब log sin x सेम, और x का हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे है sin x इंटू log x। sin x सेम, log x का 1/x, log x सेम, और sin x का हो गया cos x। u को इधर ले आएंगे तो u पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और u की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और u की वैल्यू है sin x की पावर x
और x की पावर साइन x। यहाँ पे हो गया x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन x प्लस साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। दैट इज द वैल्यू ऑफ du ओवर dx हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब हमें v की वैल्यू और चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इन फोर्थ, तो यहां पे dv ओवर dx हमारे पास आ जाएगा a की पावर x log a। अब du ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू हम सेकंड में डालेंगे तो dy बाई dx हमारे पास आएगा साइन x की पावर x इंटू एक्स की पावर साइन x ब्रैकेट x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस साइन x बाई x प्लस लॉग x इंटू कॉस x प्लस a की पावर x log a। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहां पे समझे तो केवल u का डिफरेंशिएशन करना एक टिपिकल पार्ट यहां पे था, अदरवाइज तो v का तो फिर इजीली आप कर सकते हैं। और u जो है वो एक लॉगरिथम फंक्शन था यहां पर, जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 का a पार्ट देखिए। इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है 0 टू पाई बाई 4 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x। तो यहां हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। अब इसको देखिए ये क्या होगा, यहां पे हो जाएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सेम जब साइन में आप x के प्लेस पर पाई बाई 4 माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, और ये होता है कॉस 2x। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ये तो बन जाएगा साइन 2x और ये बन जाएगा कॉस 2x, मतलब सेम ही रहेगा, कोई चेंज यहां पे नहीं आने वाला। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर देते हैं, इधर भी आई इधर भी आई, तो i प्लस आई। 0 टू पाई बाई 4, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, और यहाँ पे x प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। आप बोलें सर क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? डेफिनेटली। आपके पास यदि टर्म ऐसे दे रखी हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो आप उन्हें क्या लिख सकते हो, एक ही बार इंटीग्रेशन करके एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन। और जो हमने यहाँ लिख लिया है x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 बाहर, तो यहाँ पे पाई बाई 4 आ गया 0 टू पाई बाई 4, और 1 अपॉन, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया 1 प्लस कॉस 2x वाला। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां जब 1 को डिवाइड करोगे, 2 को इधर ले आओ, पाई बाई 8 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जब इसके डिवाइड में आएगा, और यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप दोनों में से, तो ये हो जाएगा पाई बाई 16, ये हो गया 1, और साइन एक्स कॉस एक्स के डिवाइड में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स,
एक पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा 10x dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, और जब ऐसा केस हो नीचे फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो ये हो जाता है log fx प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे हो गया π/16 log 1 प्लस 10x 0 to π/4 होता है। π/16 π/4 यहाँ लेंगे तो log 1 प्लस 10 π/4, और यहाँ पे माइनस का log 1 प्लस 10 0 होता है 0। यहाँ पे आ गया π/16 log 2 माइनस log 1 बच गया, क्योंकि 10 0 तो 0 होता है और log 1 भी 0 होता है। सो I इज इक्वल टू π/16 log 2, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या, हमने पहले प्रॉपर्टी यूज की, दोनों को ऐड किया, फिर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। आफ्टर दैट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x से हमने डिवाइड किया, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया तो ये लॉग में आ गया, लिमिट्स को पुट किया और हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है। क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए जो इंटीग्रेशन से है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप समझें कि हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है कि e की पावर x इंटू एफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव यदि साइड में दे रखा हो तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। बट ये हमें डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में करते हैं, बट ये 3 मार्क्स का है तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा फंक्शन है x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका डेरिवेटिव करके देखें तो यहाँ देखिए डेनोमिनेटर का स्क्वायर यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और √1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा। x का हो गया 1 प्लस एक्स सेम, और इसका होता है 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आता है माइनस का सिंबल, और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पे 1, ये हो गया 3/2। आप चेक करें तो यही टर्म बन रही है। दोनों को अलग अलग लिख लीजिए आप, e की पावर x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको प्लस में लिख लेंगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब यहाँ ना जो डेरिवेटिव वाली टर्म है उसको सेम रहने देते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट एक्सपोनेंटियल फंक्शन लास्ट में आते हैं, तो ये तो हो गया सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर x dx प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। आप चेक करें तो दोनों टर्म सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो x e की पावर x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक स्पेशल टाइप का है क्वेश्चन है जिसमें हम e की पावर x fx का इंटीग्रेशन करते हैं और f डैश x वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं, फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद जाकर के वो कैंसिल हो जाती हैं और हमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन 28 देखिए। थ्री एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ ना हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाले हैं। इस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 2। अब देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। एक बार तो इसको इस टर्म के डिवाइड में और एक बार इसके डिवाइड में लिख लीजिए। यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx प्लस 2 है यहाँ पर 1 अपॉन रूट 4 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस 3, ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर और ये बन गया रूट 3 का स्क्वायर dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की पावर -1/2 और इनटू में है 2x प्लस 2 dx प्लस 2 अपॉन रूट अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, एक है f की पावर nx और इनटू में उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो ये इक्वल होता है f की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c के। तो ये दो वैल्यूज हम दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर n प्लस 1 यानी माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस का, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू लॉग x का काम कर रहा है यहाँ पे x प्लस 1 और प्लस में सेम टर्म आती है तो यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस का c। यहाँ पे ये प्लस का 1/2 बन जाएगा, 1/2 यानी रूट और यहाँ पर भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 लॉग x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c। ये हमारे पास क्या है, i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। आप समझें तो केवल आपको ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ पे टर्म्स को इधर उधर सेपरेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे एंड आप इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y cot 2x given that y pi by 4 is equal to 2। तो हम यहाँ पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, y को इधर ले आएंगे तो dy अपॉन y इज इक्वल टू cot 2x dx taking integration on both side।
तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू cot 2x dx। आप यहाँ समझें 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y, cot x का होता है log sin x, और 2x का हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन नीचे प्लस log c। log c को अब देखो कांस्टेंट भी ना log में ले लेना क्योंकि सारी वैल्यूज log में आ रही हैं। log y माइनस log c इज इक्वल टू 1/2 log sin 2x। log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m/n, और log m की पावर n को हम लिख सकते हैं n log m, या फिर यहाँ वैल्यू लिखी हुई है तो उसे पावर में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया log y/c इज इक्वल टू log, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो रूट साइन 2x बन जाएगा। दोनों तरफ e की पावर लेंगे या फिर log को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर में चली जाएगी सारी वैल्यू, और e से log कैंसिल हो जाएगा। c को इधर ले आइए तो c रूट साइन 2x। दिस इज विच इज जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब जनरल सोल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। दे क्या रखा है कि y π/4 इज 2, मतलब जो x की वैल्यू आप π/4 रखोगे ना तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। y 2 है जब x की वैल्यू π/4 है, तो ये हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब c की वैल्यू 2 यहाँ रख दो इसके अंदर, सो y इज इक्वल टू 2 रूट साइन 2x विच इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जैसे ही आप जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे उसमें गिवन वैल्यूज पुट कर दीजिए और फिर वहाँ से वो c की वैल्यू आप उसमें वापस रखेंगे तो जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पहला, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि x y पावर में दे रखे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो यहाँ लगेगा नहीं। दूसरा, आप अगर इस x को इधर ले आएं तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x e की पावर y/x प्लस y अपॉन x, इसके अपॉन में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस y/x। आप ध्यान से देखें तो ये y/x का एक फंक्शन है, और अगर पूरा फंक्शन y/x या x/y की फॉर्म में बन जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे क्या होगा, आप समझें कि हम y/x को क्या रख देते हैं, y को हम रख देते हैं vx। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v सेम x का 1, x सेम v का dv/dx। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट करिए dy/dx इज इक्वल टू, ये y/x बन जाएगा v और ये भी बन जाएगा v। दिस इज सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये भी dy/dx के इक्वल है और ये भी dy/dx के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। v से v कैंसिल हो गया और e की पावर v को इधर ले आइए और x इधर आ गया, तो ये e की पावर v इधर जाके माइनस e की पावर v dv। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या होगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर माइनस v dv। तो ये हो गया log x e की पावर माइनस v अपॉन -1 प्लस c हो गया।
तो यहाँ पे आया log x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वी सी, और v की जगह हम क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स। तो log x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y बाई एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है। अगर जनरल सोल्यूशन में आप y1 है व्हेन x इज 1, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे व्हेन x इज 1 y इज 1, तो माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ये तो जीरो हो गया, इसको उधर ले आइए। c इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो log x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई 1। ये हमारे पास क्या आ गया, log x आ गया। एंड यही इसका क्या है, यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, log x प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1। ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले जनरल सोल्यूशन निकालना होता है, और जैसे ही हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाता है उसमें हम गिवन वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमें फिर उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी वहाँ पर मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 2x plus 3y. हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ इसका ग्राफ बनाएंगे। जब x को 0 रखेंगे तो y 6, y को 0 रखेंगे तो x 6, और इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। x इज इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के ये क्या होती है, पैरेलल होती है। And y is equal to 3 is a straight line passing through y is equal to 3 and parallel to x axis। ये parallel to x axis एक लाइन हमारे पास होगी, और हम इसका ग्राफ यदि बनाएं तो आप देखिए 6 तक के पॉइंट हमें ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है 0,6 6,0 6,0 0,6। यहां पर अब नेक्स्ट लाइन को हम बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 2, वो एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 3 आपकी ये एक लाइन होगी, दिस इज द लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम इसका फिजिबल रीजन चेक करेंगे। ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये एक लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू 2,3। तो पहले इनइक्वालिटी वाला साइन ले लो और बाकी वैल्यूज यहाँ आप छोड़ दो, इज इक्वल टू वाला साइन रहने देना, केवल इनइक्वालिटी वाला साइन ले लो। ये पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन को इसके अंदर पुट कर दो। अब 0 इज लेस देन 6, क्या ये बात सही है? डेफिनेटली 0 6 से छोटा होता है, तो यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। यहां पे रखोगे 0 इज ग्रेटर देन 2, गलत बात है, यानी इसका ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा, इस तरफ। इसमें रखेंगे 0 इज लेस देन 3, तो इसका ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ होगा, और x एक्सिस और y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लेना है। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो ये आ रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब जो भी फिजिबल रीजन हमारा यहाँ पे आ रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने हैं, जो एक क्वाइट सिंपल टास्क यहाँ पर है।
ये पॉइंट जिसको इसको नाम दे दो A 2,0, ये पॉइंट B 6,0। यहाँ इस पॉइंट को देखें तो यहाँ y तो है 3 आपका, क्योंकि इस लाइन पर y हर जगह 3 होगा। y 3 रखोगे तो x भी 3 आ गया, दैट इज C। और जो D पॉइंट है यहाँ पर x है 2, y है 3, मतलब कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्टली कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। अब जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उन सभी पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। z एट a दैट मीन्स 2,0, तो यहां पे रखेंगे 2 × 2 + 0 यानी कि 4। z एट b यानी 6,0, तो 2 × 6 + 0 यानी 12। z एट c यानी 3,3, तो ये हो गया 2 × 3 + 3 × 3, 6 + 9 इज 15। इसके बाद z एट d हम निकालेंगे 2,3, सो 2 × 3 + 3 × 3 दैट इज 4 + 9 इज 13। और वो कह रहा था कि z को आप क्या कर दीजिए, मैक्सिमाइज कर दीजिए। z को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो z मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, z हमारा मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। हम कहेंगे कि z इज मैक्सिमम एट 3,3 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 15। वो 3,3 पर मैक्सिमम है एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 15 आ रही है। नाउ क्वेश्चन 31 का ए पार्ट देखिए। ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। हमारे पास जो टोटल ताश होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, उनमें से एक कार्ड आपका लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी अ किंग। अब कितने कार्ड्स बचे, 51, उनमें से एक कार्ड निकाला गया और जो निकाला गया कार्ड है वो किंग है, वो हमें पता चल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कार्ड पहले खो गया था वो भी किंग है। तो हम यहाँ इवेंट मान लेंगे, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। हम यहाँ मान लेंगे लेट E1 डिनोट्स द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज किंग। जो लॉस्ट कार्ड है वो किंग है हमारा। एंड E2 डिनोट्स द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग, तो हम यहां पे PE1 निकाल सकते हैं, यानी एक किंग के खोने की प्रोबेबिलिटी। टोटल उसमें 4 किंग होते हैं, तो फेवरेबल केस तो हो गए 4 और टोटल हो गए 52। और किंग ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो किंग नहीं है वो 48 कार्ड्स हैं और टोटल हैं 52। लेट A डिनोट्स द इवेंट of getting a king from 51 कार्ड्स। जो बचे हुए 51 कार्ड्स हैं उनमें से किंग आने के इवेंट को हमने A मान लिया है। अब हम पहले लिख रहे हैं PA/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग फ्रॉम 51 कार्ड्स व्हेन, जब इवन इवेंट पहले से हो चुका है, यानी लॉस्ट कार्ड किंग है, व्हेन लॉस्ट कार्ड इज किंग, व्हेन इट इज गिवन कि लॉस्ट कार्ड इज किंग। PA/E2 हम निकालें तो वो होगा probability of getting a king from 51 cards when it is given lost card is not king।
आप समझो ना, यहाँ पे E2 पहले से हो चुका है। E2 पहले से होने का मतलब क्या है कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग। तो PA/E1 बता दीजिए हमें, जरा समझें। E1 इवेंट पहले से हो चुका है, यानी एक किंग तो आपका खो चुका है। अब किंग कितने बच गए? 3 बच गए। तो अब दोबारा एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/51। और PA/E2 होगा कि जब पहला कार्ड जो है वो लॉस्ट हुआ है वो किंग ना हो। किंग नहीं है तो अब हमारे पास 4 ही किंग है वहां पर, 4/51। हमें निकालना है कि जो आपका दूसरा कार्ड है वो तो किंग आया है, ये हो गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो पहला कार्ड लॉस्ट हुआ है वो आपका एक किंग है, दूसरा किंग हो चुका है, पहले की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पे हमें लिखना है probability that card lost is king when second card drawn is king। तो यहां पे बाय बेज थ्योरम इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द बेज थ्योरम PE1/A हमारे पास होता है इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 और अपॉन में यहां पे आ जाता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 जो है वो हमारे पास है 4/52, PA/E1 वो है हमारे पास 3/51 और यहां पे है हमारे पास 4/52 इंटू 3/51 प्लस 48/52 और 4/51 दैट इज PA/P2। अब ऊपर भी यहां पे मल्टीप्लाई में 52 इंटू 51 है दैट इज 12 और यहां पर भी 52 इंटू 51 है। दैट्स वाई मैंने इसे कहीं भी कैंसिल नहीं किया क्योंकि मुझे इसे लास्ट स्टेज में लाके कैंसिल करना था। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया। 12 प्लस 192 यानी 12 अपॉन यहां पे हो गया 4, यहां पे 0 204, 2 से 6 102, 2 से 3 और 2 से 5 टाइम्स 1 टाइम 17 यानी PE1/A जो है वो 1/17 हमारे पास आ रहा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो दूसरा कार्ड है वो किंग मिला है तो पहला कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो भी किंग है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास 1/17। नाउ क्वेश्चन 31 का बी पार्ट देखिए। A biased die is twice as likely to show as even number as an odd number if such a die is thrown twice। एक डाइस है, वो डाइस कैसी है कि यहां पे उसमें जो ऑड नंबर आते हैं ना, मान लो उसके आने की प्रोबेबिलिटी P है तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी उसका ट्वाइस है, यानी P है तो 2P इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। और ऐसी डाई को 2 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस, आल्सो फाइंड द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसका मीन भी हमें निकालना है। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमने मान लिया कि लेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑड नंबर्स टू कम, ऑड नंबर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने मान ली P है, दैट इज P। तो यहां पर जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P हो जाएगी। और जो इवन नंबर्स हैं दैट इज 2 की, 4 की, 6 की, एग्जैक्टली इसका डबल थी तो वो 2P हो गई। हमने इसकी तो मान ली P और इसकी हो गई 2P। हम ये जानते हैं कि जितने
अब जैसे एक डाई को उछाला जा रहा है तो टोटल जो इवेंट्स हैं जो वो हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं। तो सभी इवेंट्स का सम कर दें ना, सैंपल स्पेस के सभी इवेंट्स का सम कर दें तो प्रोबेबिलिटी का सम कर दें तो वो 1 के इक्वल होता है। यानी आप अगर यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन लें वापस सैंपल स्पेस बन जाए तो वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सेपरेटली उसको ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। P1 P3 और P5 है हमारे पास P, ये है 2P, ये है P, ये है 2P, ये है P, ये है 2P इज इक्वल टू 1। 3 5 6 8 और 9P, 9P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1/9। तो ये प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास आ गई 1/9 और ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/9। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस डाई को ही 2 बार उछाला गया है तो हम यहां मान लेते हैं लेट x denotes the random variable of number of sixes। तो उसमें जितने 6 आ सकते हैं ना उन सब का रैंडम वेरिएबल हमने x मान लिया। क्लियरली जो x है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x कैन टेक वैल्यूज, उसकी वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। हो सकता है कि एक भी 6 ना आए, हो सकता है एक 6 आ जाए, या फिर हो सकता है कि वहां पे आपका दोनों ही 6 आ जाएं। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे Px इज इक्वल टू 0 हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 मतलब कि एक भी 6 ना आए, मतलब जो पहला इवेंट है, पहला जो इवेंट है हमने मान लिया लेट A denotes द इवेंट ऑफ 6। तो यहां पे पहला भी 6 ना आए और दूसरा भी 6 ना आए, और 6 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 6 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या है यहां पे जरा देखिए। अच्छा ये हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है P6, दैट मीन्स 2/9। जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 2P यानी 2/9, और उसके ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये हो जाएगी 7/9। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2P यानी 2/9 है, ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/9। तो यहां पे पहला भी 6 ना आए, दूसरा भी 6 ना आए, यानी 7/9 इंटू 7/9 इज 49/81। Px इज इक्वल टू 1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6 कि हमें एक 6 मिल जाए। अब एक 6 दो तरीके से आ सकता है, हो सकता है पहला 6 आ जाए दूसरा ना आए, या फिर पहला ना आए दूसरा 6 आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं PA इंटू PA कॉम्प्लीमेंट प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PA। ये है हमारा 2/9 इंटू 7/9, 7/9 इंटू 2/9, एलसीएम आ गया 81। 14 प्लस 14 इज 28/81 हमारे पास आ गया। Px इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6, दो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मतलब पहला भी 6 दूसरा भी 6, तो वो हो जाएगी PA इंटू PA यानी 2/9 इंटू 2/9, यानी ये हो गया 4/81। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो हमारे पास यहां पे आएगा यहां पे आप लिखेंगे xi और यहां पे आप लिखेंगे Pxi। x जब 0 है, जब 1 है और जब 2 है। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 49/81, 49/81, और जब 1 है तो वो आ रही है 28/81 और वो आ रही है 4/81। ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया।
वो कह रहा है आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मीन है वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू समेशन ऑफ ऑल पी आई एक्साई एक्साई इंटू पी एक्साई इंटू पी एक्साई, यानी 0 इंटू 49/81 प्लस 1 इंटू 28/81, 2 इंटू 4/81, 0 प्लस 28/81 प्लस 8/81, 81 यहाँ पे आ गया, दैट इज 36/81, 3 से 12, 3 से 27, 4, 9, सो 4/9 इज द म्यू। तो म्यू हमारे पास 4/9 आ गया, जो कि समेशन ऑफ एक्साई पी एक्साई हमारे पास यहाँ पे होता है। तो मीन की वैल्यू हमें ये यहाँ पर मिल रही है।